अगर लिबरल्स वहां से भागने की कोशिश करते थे, जो ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, ये लॉस थे, ये किसके फेवर में थे? ये ब्रिटिशर्स के फेवर में थे ऑब्वियसली। वेलकम बैक टू यूनिवर्स, मेरा और मैं हूँ आपकी सोशियोलॉजी एडुकेटर। आइए करते हैं मास्टर से मोहब्बत। आप लोगों ने इतना कमेंट्स किया, इतना सारा प्यार दिया, सो थैंकफुल फॉर दैट। आप लोगों ने बोला मैम प्लीज बुक 2 स्टार्ट करवा दो, मैं बुक 2 लेकर आ गई हूँ। आपको बस क्या करना है, आपको सबसे पहले यूनिवॉन्ग्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है और आप जल्द से जल्द पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो कल की क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? कल की क्लास में हमने बुक 2 चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। आज जल्दी से उस चैप्टर को सम अप करेंगे, रैप अप करेंगे, उसके बाद बुक 2 की सीरीज स्टार्ट हो गई है। जितनी जल्दी बुक 2 कंप्लीट होगी उतनी जल्दी मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज ले आऊंगी, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैं आपको क्या बता रही थी? स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में बता रही थी जो कॉलोनाइजर अपने साथ लेकर आए थे। हमने कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ा, हमने यूज ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ा, और भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। हम एक्सपेंशन ऑफ सिटीज पढ़ रहे थे, ये भी मैंने आपको कवर करवा दिया था। हम लास्ट लाइन पे थे, कोलकाता वॉज वन ऑफ द अर्लिएस्ट सच सिटीज। चलो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, कोलकाता से पहले कौन सी 3 मेजर सिटीज थी जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद अपनी अपनी ग्लोरी, अपनी इंपॉर्टेंस को खो चुकी थी, ठीक है। कोलकाता था न्यू सिटी का पार्ट था, ओल्ड सिटीज का पार्ट क्या था? आप कमेंट करोगे, मुझे समझ में आ जाएगा आप पढ़ाई कर रहे हो, और आप पढ़ाई कर रहे हो तो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस ले आऊंगी, ठीक है। चलो इतना हमने पढ़ लिया था, आगे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं पढ़ा रही हूँ सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है और सब कुछ सीयूटी बेस्ड है, ठीक है। कहीं नहीं घूमना है, कहीं नहीं घूमना है, बस एनसीईआरटी और मेरे नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। चलो इन 1690 में क्या हुआ था? एक इंग्लिश मर्चेंट था। इंग्लिश मर्चेंट का नाम क्या है? जॉब चर्नोक। आपको ये नाम याद रखना है, बार बार सीयूटी में पूछा जाता है। मेरे पास 21, 22, 23 तीनों पेपर्स अवेलेबल है। जब मैं पेपर एनालिसिस करवाऊंगी तो आप देख सकते हो कि मैम झूठ नहीं बोल रही थी। सर्टेन क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी? कमेंट करके बताओ। प्योरिटी और पॉल्यूशन का कंसेप्ट किसने दिया है? ये भी आप कमेंट करके बताओ। और डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट किसने दिया है? ये भी आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो बैक टू द टॉपिक। जॉब चुनौक ने क्या किया था? थ्री विलेजेस को लीज किया था। कौन कौन से विलेज थे? एक था कोलकाता, एक था गोविंदापुर और एक था सुल्तानती, ठीक है। ये 3 विलेजेस है जिसका आपको नाम याद रखना है, ठीक है। 3 विलेजेस है जॉब चुनौक ने लीज किए थे। कब लीज किया था? 1690 में। कहा? हुगली रिवर के साइड में। हुगली रिवर पता है ना आपको क्या है? हुगली रिवर के साइड में जॉब चुनौक ने 1690 में 3 विलेजेस को लीज किया था। उसके बाद 1698 में एक फोर्ट विलियम बना था वहीं पे साइड में, अलोंग दी रिवर वहां पे बना था। और उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था, मिलिट्री पर्पस था, डिफेंस में और मिलिट्री पर्पस में यूज होता था, ठीक है। मैदान, मैदान का मतलब पता है ना? ओपन एरिया, बड़ी सी जगह जिसको मैदान कहते हैं, वहां पे फोर्ट विलियम बनाया गया था। इट्स अ नेम ऑफ अ फोर्ट। फोर्ट होता है ना, उसका नाम था फोर्ट विलियम। और उसका पर्पस क्या था? डिफेंस एंड मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ओपन एरिया को मैदान कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। टी प्लांटेशन, एक्सपेंशन ऑफ सिटीज समझ में आ गया ना? चलो बताओ मद्रास से क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे हम और कहाँ एक्सपोर्ट करते थे? बीच बीच में रिविजन करवाती रहूंगी, रिविजन से आपको, आप मेरे साथ साइमल्टेनियसली ये वाले टॉपिक्स भी कर सकते हैं और प्रीवियस टॉपिक का रिवीजन करवाती रहूंगी, सो दैट कम टाइम में हम लोग ज्यादा नॉलेज गेन कर ले, ठीक है। टी प्लांटेशन की बात करते हैं। टी प्लांटेशन कहाँ हुआ था? असम में टी प्लांटेशन स्टार्ट हो गया था। आपने सुना है ना, असम की चाय बहुत फेमस है, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? असम में इन्होंने टी प्लांटेशन, टी की खेती स्टार्ट कर दी थी। इसका डिसएडवांटेज क्या था? डिसएडवांटेज ये था कि असम में थी भैया लो पॉपुलेशन। असम की जो पॉपुलेशन थी वो कंपेरेटिवली लो थी,
तो लेबरर्स चाहिए थे, उनको लेबर्स चाहिए थे। तो लेबर्स के लिए वो क्या करते थे, बिहार से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से ब्रिटिशर्स लेबर्स को लेके जाते थे। कहाँ लेके जाते थे, असम लेके जाते थे। क्यों लेके जाते थे, क्योंकि लेबर्स की जरूरत थी टी प्लांटेशन पे। इतना समझ में आ गया ना। बहुत इजी टॉपिक्स है, मेरे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, उनको दिक्कत नहीं होगी। बस आपको साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट कर दो, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। लाइफ ऑफ लेबरर्स, जब पहुंच गए थे वो असम में, तो उनकी लाइफ वहां पे कैसी चल रही थी, उनकी लाइफ बच्चों बहुत ही खराब चल रही थी। क्योंकि वो लोग राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और बिहार से गए थे असम। जब वो असम गए, असम का वेदर उनको सूट नहीं हो रहा था। बहुत ही कॉमन सेंस है, एकदम से गर्मी आ जाती है, एकदम से ठंड आ जाती है, आप लोग भी अडेप्ट नहीं कर पाते हो ना, तो वो लोग भी उस मौसम में अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। उनको कल्चरल शॉक लगा था। दिल्ली का कल्चर अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है। एकदम से मैं आपको बोलूं, चलो आप दिल्ली में रहते हो, मैं आपको एकदम से साउथ इंडिया ले जाऊं, वहां का फूड अलग है, रीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, वेदर अलग है, आपको कल्चरल शॉक लगेगा ना। वेदर में अडेप्ट नहीं कर पाओगे, कल्चर में अडेप्ट नहीं कर पाओगे। तो वहां के लेबरर्स के साथ भी यही हो रहा था। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर पुअर। जो लेबरर्स की लिविंग और वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत पुअर थी। इट इज नॉट मेंशन इन दी बुक, बट आप इसको किसी भी आर्टिकल में ढूंढ सकते हो। सोने की जगह नहीं थी, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता था, 18-18, 20-20 घंटे काम करवाया जा रहा था। अगर लेबर्स वहां से भागने का ट्राई करते थे और पकड़े जाते थे, तो वो बहुत ही ज्यादा पिटते थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट उनको पनिशमेंट मिलती थी, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया, पनिश करते थे अगर लेबरर्स वहां से भागने की कोशिश करते थे। जो ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, ये लॉस थे, ये किसके फेवर में थे, ये ब्रिटिशर्स के फेवर में थे, ऑब्वियसली। यही तो हम कैपिटलिज्म में पढ़ते हैं ना। जो वर्किंग क्लास होती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। बट जो ओनर्स होते हैं, जैसे कि इसमें ब्रिटिशर्स थे, उनको सारा फेवर मिलता है, प्रॉफिट उनको मिलता है, उनको बेनिफिट मिलता है। समझ में आ गया टी प्लांटेशन का। चलो आगे देखते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिपेंडेंट इंडिया, अभी तक हम पढ़ रहे थे जब कॉलोनाइजर्स थे, तो क्या 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 चेंजेस आए, वो अपने साथ सेंसस लेकर आए, वो अपने साथ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लेके आए, वेस्टर्न क्लोथ्स लेकर आए। अब हम क्या पढ़ेंगे, जब कॉलोनाइजर्स चले गए थे, इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब जब कॉलोनाइजर्स चले गए थे, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में कैसा था। इन इंडिपेंडेंट इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन टुक प्लेस, ठीक है। नेहरू एंड हिज मिनिस्टर्स वर कंसर्न्ड अबाउट द इकोनॉमिक चैलेंजेस लेफ्ट बाय ब्रिटिशर्स। So basically what happened at that time when Britishers departed from India, जब ब्रिटिशर्स चले गए थे, तो नेहरू जी along with many leaders and social reformers at that time, they were very worried about the Indian economy. वो इंडियन इकोनॉमी को लेके बहुत ज्यादा worried थे, और वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि इंडिया का नाम वर्ल्ड मार्केट में बहुत ऊंचा हो, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, ठीक है। दे हैव टू एक्नॉलेज द इकोनॉमी एंड वर्क ऑन डेवलपिंग इंडस्ट्रीज। तो उनको क्या करना था, उनको प्रॉपर प्लानिंग करनी थी, ब्लूप्रिंट रेडी करना था कि इंडिया को इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सोशली कैसे स्ट्रॉन्ग बना सके, ठीक है। नेहरू रिफर टू डैम एज द मॉडर्न टेम्पल। बच्चों ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत सारे मॉक पेपर्स में देखा है, सवाल बहुत सिंपल होता है, हु कॉल्ड डैम्स एज मॉडर्न टेम्पल्स। आपको याद रखना है नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को मॉडर्न टेम्पल्स बोला था। ये तो हमने प्रीवियस बुक में भी पढ़ा है ना, बहुत सारे डैम्स। नेहरू जी वांटेड इंडिया टू बी वेरी डेवलप, तो उन्होंने डैम्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए थे, ठीक है। बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, इतना तो हमने सोशियोलॉजी पढ़ लिया है कि डेवलपमेंट फॉर सम इज एक्सप्लॉइटेशन फॉर अदर्स, ठीक है, डिस्ट्रक्शन फॉर अदर्स। और डैम्स में उन्होंने क्या बोला था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और डैम्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। चलो ये तो एडवांटेज हो गया डैम्स का। आप मुझे कमेंट करके बताओ डिसएडवांटेज क्या होता है डैम्स का, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट स्ट्रेंथन
द लॉयल्टी टू द नेशनल इकोनॉमी, ये भी मॉक पेपर में आया था। कौन सा मूवमेंट है जिसने नेशनल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था? बहुत सारे मूवमेंट्स है, इनफैक्ट हमारे पास तो पूरा एक चैप्टर है सोशल मूवमेंट्स पे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्वदेशी मूवमेंट का नाम याद रखना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ लिया, थोड़ा सा अर्बनाइजेशन पढ़ते हैं। सो बेसिकली हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है एमएसए राव। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था जो इंडिया के विलेजेस है उनमें बहुत ज्यादा अर्बन इन्फ्लुएंस आ गया है। उन्होंने 3 क्राइटेरिया बताए थे इन इन्फ्लुएंसेस को प्रूव करने के लिए, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? सोशियोलॉजिस्ट का नाम याद रखना है, एमएसए राव। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था जो इंडियन विलेजेस है उनमें बहुत ज्यादा अर्बन इन्फ्लुएंस आ गया है। और उन्होंने कितने टाइप के इन्फ्लुएंसेस बताए थे? मेजरली 3 टाइप्स के बताए थे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सिंपल चल रहा है, ठीक है। He describes 3 different situation of urban impact, जैसे मैंने आपको बताया 3 urban impacts बताए थे उन्होंने। कौन कौन से थे? पहला था firstly there are villages in which a sizable number of people have sought employment in far off cities। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ऐसे बहुत ज्यादा विलेजेस है जो अपने होम टाउन से, विलेजर्स है जो अपने होम टाउन से माइग्रेट कर जाते हैं बिग बिग सिटीज के टुवर्ड्स इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ बेटर फैसिलिटीज। समझ में आ रहा है? विलेजेस में जो लोग रहते हैं वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेशन के बारे में भी पढ़ा है ना, तो वो रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं इन सर्च ऑफ बेटर जॉब फैसिलिटीज, ठीक है। सेकेंड क्या है? The second kind of urban impact is to be seen in villages which are situated near an industrial town. When an industrial town like Bhelai comes up in the midst of villages, some villages are totally uprooted while the land of others are partially acquired. बच्चों इसका मतलब क्या होता है? इसका बहुत सिंपल मतलब है, लाइन देख के डरना नहीं है, बहुत सिंपल मतलब ये है। आई होप दिस इज विजिबल। इसका बहुत सिंपल मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, चलो एग्जाम्पल देती हूँ। ये हमारा एक विलेज है, हमारा ये एक विलेज है और यहाँ पे साइड में एक इंडस्ट्री सेटअप कर दी है। इंडस्ट्रीज कहाँ होती है? सिटीज में। तो बिल्कुल इन द मिडल ऑफ दिल्ली तो इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती ना, जगह ही नहीं है। ये तो बहुत कॉमन सेंस है। आपने मतलब अगर मुझे कोई घर बनाना है और चारों तरफ घर ही घर है तो मैं बीच में घर कैसे बना सकती हूँ? हमें एक ओपन एरिया, प्रॉपर एक जमीन चाहिए होती है ना। तो इंडस्ट्रीज बनाने के लिए रूरल एरियाज में हमारे पास जमीन ज्यादा अवेलेबल है, लैंड ज्यादा अवेलेबल है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करी। फॉर एग्जाम्पल भिलाई का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब वो इंडस्ट्रीज उन्होंने सेटअप कर दी, फर्म सेटअप कर दिया, जो उसके आसपास के गांव थे ना उनको हटाया जा रहा था। क्यों हटाया जा रहा था? क्योंकि इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को एक्सपैंड करना था और उसके लिए क्या चाहिए था? उसके लिए जमीन चाहिए थी, उसके लिए जमीन चाहिए थी, जमीन को एक्वायर किया जा रहा था। इस वजह से जो उसके आसपास के विलेजेस थे, जो विलेजर्स लैंड थी, सब कुछ एक्वायर किया जा रहा था। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, the growth of metropolitan cities accounts for the third type of urban impacts on the surrounding villages. While a few villages are totally absorbed in the process of expansion, only the land of many others excluding the inhabited area is used for urban development. ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक सेकंड रुको। बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये हमारा दिल्ली है, यहां से हमारा यूपी स्टार्ट हो गया, यहां से हमारा हरियाणा स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है? दिल्ली। दिल्ली के जब यूपी बॉर्डर स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे आता है नोएडा। आपने नोएडा का नाम सुना होगा। नोएडा की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली पहले ये जो पेरीफेरी था, ये जो नोएडा था ना, वो गांव था। वो क्या था? वो गांव था। क्या हुआ जब वो दिल्ली अर्बन सिटी है ना, जब वो दिल्ली की इन्फ्लुएंस में आया, अब हम क्या देखते हैं, अगर आप नोएडा नहीं गए होगे तो मैं बता देती हूँ। नोएडा जब दिल्ली की इन्फ्लुएंस में आया, वो बहुत ज्यादा, वहां पे बहुत ज्यादा मॉल्स खुल गए हैं, बड़ी बड़ी
सोसाइटीज डेवलप हो गई है, क्योंकि दिल्ली में तो अब जगह बची नहीं है रहने की और नया मॉल खोलने की। जो लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं या फिर जिनको जो दिल्ली में रहते थे उनको दिल्ली की भीड़ नहीं पसंद है, तो वो लोग नोएडा के साइड शिफ्ट हो रहे हैं। नोएडा के जो घर बनने स्टार्ट हुए हैं बच्चों, बहुत ही महंगे हैं, जो उनकी प्रॉपर जिसको गेटेड कम्युनिटीज, गेटेड कॉलोनीज कहते हैं, बहुत ही ज्यादा महंगी महंगी होती है। ठीक है, तो ये जब नोएडा इसके दिल्ली की इन्फ्लुएंस में आया तो नोएडा बहुत ज्यादा डेवलप होने लगा है। इसका मतलब ये था जो नोएडा का विलेज एरिया था वो दिल्ली के अर्बन इन्फ्लुएंस में आके एब्जर्व हो गया। ठीक है, इधर हरियाणा स्टार्ट होता है, ये हमारा हरियाणा है। ठीक है, आपको पता है गुड़गांव, गुरुग्राम, बहुत सारे नाम है, तो वो भी गांव एरिया हुआ करता था हरियाणा का, वो भी इन्फ्लुएंस में आ गया है। अब गुड़गांव कितना ज्यादा डेवलप हो गया, कितना ज्यादा, डीएलएफ वहां पे है, मॉल्स वहां पे है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज, इतनी एक्सपेंसिव सोसाइटीज है ना, जितना लोगों का नॉर्मल घर नहीं होता वहां पे किराए पे इतनी महंगे महंगे रूम्स मिलते हैं। सो मेनी फ्रेंड्स हु लिव देयर ऑन पीजीज। ठीक है, इन पीजीज तो बेसिकली क्या है, तो इसका इन सारी एग्जांपल्स का मतलब ये था कि ये था अर्बन सिटी और ये था रूरल एरियाज, ये दोनों थे रूरल एरियाज। जब ये दोनों विलेजेस सिटी के इन्फ्लुएंस में आए तो वो एब्जर्व हो गए, और वो भी अर्बन कह लो, ऑलमोस्ट अर्बन कह लो, तो ये भी एब्जर्व हो गए, और जो विलेज कल्चर था, विलेज एरिया था, वो एब्जर्व हो गया अर्बन इन्फ्लुएंस में। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटेंसेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, ये मेरे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये मैंने ऐसे की पॉइंट्स लिख दिए थे। कैपिटलिज्म क्या होता है हम पढ़ते आए ना, इट इज मोर लाइक अ रिविजन। कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म यही होता है, प्राइवेटली ओन कंपनीज होती है, प्रॉफिट जाता है ओनर के पास। ठीक है, कॉलोनियलिज्म क्या होता है? एक आइडियोलॉजी होती है कि कॉलोनाइजर्स, ब्रिटिशर्स, वो लोग क्या करते हैं, अपने कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री को इक्वायर कर लेते हैं, कॉलोनाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, decreasing capital investment and increasing production management of the services sector as indicators of deindustrialization। बेसिकली deindustrialization ये होता है कि आप उसमें कैपिटल आप उसमें कैपिटल को क्या कर रहे हैं, कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रोडक्शन मैनेजमेंट को भी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन तो हम 100 बार पढ़ते हुए आए हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट? ग्लोबलाइजेशन यही होता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में इंटरनेट आ गया, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज आ गई, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज आ गई। ठीक है, उसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड मार्केट में भी बहुत कंट्रीब्यूट करी, एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और जो जो वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंसेस है, जो कल्चर्स है, जितने भी न्यू ट्रेंड्स आते हैं वो इंडिया में भी हम बहुत जल्दी यूज कर पाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यही है, हम बड़ी बड़ी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, फर्म सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। माइग्रेशन का मतलब मेरे स्टूडेंट्स को पता ही होगा, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज। ठीक है, मॉडर्न आयरन एंड स्टील सेंटर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बच्चों अब याद कर लेना, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, रूरकेला। ठीक है, पैराडॉक्सिकल का मतलब क्या होता है? सिर्फ इंग्लिश वर्ड है, एनसीईआरटी में गिवन था तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी सिस्टम, आप कुछ बोल रहे हो बट आपका मतलब कुछ और होता है ना बहुत बार, तो आप सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हो। ठीक है, संस्कृताइजेशन, ओहो संस्कृताइजेशन तो हमने इतनी बार पढ़ लिया। जल्दी से मुझे बताओ संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, मुझे पता तो चले मेरे स्टूडेंट्स ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। स्ट्रक्चर का मतलब पता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस तो हम पढ़ते हुए ही आए बच्चों। उसके बाद ट्रेड सेंटर्स डेवलप्ड बाय ब्रिटिश, ऐसे कौन से ट्रेड सेंटर्स थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे? इनको हम न्यू सिटीज भी कह सकते हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ओल्ड सिटीज बताओ, मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में पूछा था, ओल्ड सिटीज बताओ जो पहले इंपॉर्टेंट रखती थी बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनकी ग्लोरी खत्म हो गई थी। ठीक है, अर्बनाइजेशन का मतलब भी पता है, अर्बन सोसाइटीज, अर्बन इन्फ्लुएंस। चलो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है, चैप्टर 2 करते हैं, 2-3 चैप्टर्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको बुक 2 की भी एमसीक्यू स्टार्ट करवा दूंगी। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आपको किसी थिंकर का नहीं समझ में आ रहा है, बुक का नहीं समझ में आ रहा है, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट डाउन
आई हेल्प यू, डोंट वरी। अच्छे से पढ़ो, सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्ग्स चैनल, और कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता दो, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। फॉर मोर सच कंटेंट, सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्ग्स।